जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे चीन का बीपी बढ़ाने की कर ली गई है बड़ी तैयारी। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होंगे 20 से भी ज्यादा अफ्रीकी देश, जो कर देगा चाइना का हालत खराब। दोस्तों वहीं 18वें ब्रिक्स समिट के लिए भारत पहुंचे चीनी उप विदेश मंत्री पहले ब्रिक्स शेरपा बैठक में लिया भाग। इसमें किस बात पर हुई चर्चा दोस्तों? साथ ही साथ अमेरिका नेवी ने की चीन पर बहुत बड़ी स्ट्राइक, हिंद महासागर में घेर कर पकड़ा तेल टैंकर। दोस्तों जा रहा था चीनी रिफाइनरी। चौंका देने वाली खबर, क्या फिर एक बार अमेरिका और चाइना में होने वाली है तगड़ी झड़प? वहीं आपको बताएंगे बड़ी जानकारी, बांग्लादेश चुनाव कौन जीतने वाला है। दोस्तों सर्वे ने क्या कहा, बीएनपी और जमात में किसको मिली बढ़त, क्यों बेचैन अपना भारत? वहीं गाजा पर बजेगा इजराइल का बाजा। पाकिस्तान को लेकर सबसे बड़ी खबर। दोस्तों सारी जानकारियां एक एक करके आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, भारत देश की ताकत का, भारत के संप्रभुता, अखंडता और भारत की कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि जिस प्रकार से भारत में लगातार बड़े से बड़े देशों का जमावड़ा लग रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बड़े संकेत है कि अपना भारत भी जल्द ही सुपर पावर देश बनने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होंगे 20 से भी ज्यादा अफ्रीकी देश। चीन में मच गया तहलका। जी हां, इंडियन नेवी जब इस महीने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू करेगी तो इसमें कई अफ्रीकी देश भी शामिल होंगे। ये इसलिए अहम है क्योंकि चीन पिछले एक दशक से अपना फोकस अफ्रीकी देशों पर भी किए हुए है। भारत के लिए अफ्रीकी देश सामरिक और व्यापारिक तौर पर अहम है। भारत और अफ्रीकी देशों के रिश्तों की झलक विशाखापत्तनम में 15 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगी। दोस्तों इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होने वाले देशों में 20 से भी ज्यादा अफ्रीकी देश हैं। ये देश अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के साथ ही वेस्ट कोस्ट से भी है। नेवी के मुताबिक सेशेल्स और साउथ अफ्रीका अपने वॉरशिप के साथ शामिल होंगे, जबकि बाकी देश अपने अधिकारियों के साथ हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन सागर से महासागर का मंत्र दिया है और नेवी इसे तेजी से आगे बढ़ा रही है। दोस्तों इसमें अफ्रीकी देश काफी अहम है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में बनाए जा रहे उपकरणों के लिए अफ्रीकी देश एक बड़े बाजार भी हैं। अफ्रीकी देशों में मौजूद खनिज संसाधनों और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारत की उनकी मदद कर सकता है और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है। भारत अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा सहयोग को भी मजबूत कर रहा है। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफ्रीकी संघ को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का समर्थन किया। ये एक ऐसा कदम था जिसने अफ्रीकी देशों के प्रति भारत के नजरिए और संबंधों को साफ तौर पर दिखाया। ऐसे में सवाल यह है कि चीन के लिए क्यों परेशानी है ये खबर? दरअसल चीन अफ्रीकी देशों पर कर्ज जाल यानी डेप्ट ट्रैप के जरिए प्रभाव बढ़ा रहा है। जैसे जिबूती में सैन्य अड्डा, भारत के रक्षा MOUs, अल्जीरिया, संयुक्त अरब अभ्यास, तंजानिया, किन्या आदि व G20 में अफ्रीकी संघ को परमानेंट सदस्यता का समर्थन चीन के प्रभाव को कम करता है। अफ्रीका खनिज, हाइड्रोकार्बन व भारत के स्वदेशी हथियार बाजार के लिए अहम है। ऐसे में ये खबर वाकई में चीन को परेशानी में डाल देगा। दोस्तों अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर 18वें ब्रिक्स समिट के लिए भारत पहुंचे चीनी उप विदेश मंत्री पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक में लिया भाग। जी हां, नई दिल्ली में आयोजित पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक में चीन के ब्रिक्स शेरपा और उप विदेश मंत्री मा झाओस ने हिस्सा लिया। इस बैठक को ब्रिक्स के भविष्य के एजेंडे और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मा झाओजू ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तुत उच्च गुणवत्ता वाले व्यापक ब्रिक्स समारोह सहयोग की अवधारणा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को शांति, नवाचार, हरित विकास, न्याय और जन से जन संपर्क को मजबूत करने वाला मंच बनाया जाना चाहिए। राजदूत शू फेई होंग ने कहा कि ये सिद्धांत ब्रिक्स तंत्र के भविष्य की दिशा तय करते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि चाइना भारत की अध्यक्षता में अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के साथ मिलकर सहयोग को और गहरा करने के लिए तैयार है। चाइना ने ब्रिक्स सहयोग के सही मार्ग पर आगे बढ़ने, व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करने, कार्य प्रणाली में सुधार, बहुपक्षीय समन्वय को सशस्त्र करने और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व निष्पक्षता को बनाए रखने पर जोर दिया। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिकी नेवी ने चीन पर की तगड़ी स्ट्राइक, हिंद महासागर में घेर कर पकड़ा वेनेजुएला का तेल टैंकर। ये जा रहा था चीनी रिफाइनरी। बता दें अमेरिका ने इस बार चीन पर तगड़ा स्ट्राइक कर दिया। दोस्तों यूएस नेवी ने हिंद महासागर में एक साहसिक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए वेनेजुएला के तेल टैंकर एक्विला सेकंड को न केवल रोका बल्कि उसे पूरी तरीके से जब्त भी कर लिया। ये पहली बार है जब अमेरिका ने कैरिबियन से 10,000 मील दूर हिंद महासागर में चीन की ओर जा रहे किसी बड़े तेल कार्गो को चुनौती देकर जिनपिंग को सीधा सीधा मैसेज दे दिया। दोस्तों
पकड़ा गया ये जहाज सुइज मैक्स श्रेणी का एक विशाल टैंकर है जो वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA से 7 लाख बैरल भारी कच्चा तेल लेकर चीन की ओर जा रहा था। बीजिंग लंबे समय से वेनेजुएला से भारी छूट पर तेल खरीद कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। जानकारों का मानना है कि यह पहली बार है जब अमेरिका ने चीन की एनर्जी सप्लाई लाइन को सीधे तौर पर बाधित किया हो, जिसे अब तक चीन के लिए सुरक्षित माना जाता था। दोस्तों, अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक इस जहाज ने कैरिबियन में लगाए गए अमेरिकी ब्लॉकबस्टर क्वारंटाइन का उल्लंघन किया था। अमेरिकी सेना ने इस जहाज को वेनेजुएला के तटों से ही ट्रैक करना शुरू कर दिया था। टैंकर एक्विला सेकंड अमेरिकी निगरानी से बचने के लिए हिंद महासागर की ओर भाग निकला था। इंडोनेशिया के पास सुंडा स्ट्रेट की ओर बढ़ते समय अमेरिकी कमांडोज ने रात के अंधेरे में जहाज पर धावा बोला और बिना किसी संघर्ष के उसे कब्जे में ले लिया। वहीं इस हमले पर चाइना ने क्या कहा आपको बता दें। इस घटना के बाद चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई और तीखी प्रतिक्रिया रही। दोस्तों, बीजिंग ने अमेरिकी कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय डकैती और संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। चीन को यह डर है कि अगर अमेरिका हिंद महासागर में इस तरह की कार्रवाई जारी रखता है तो उसकी ऊर्जा सुरक्षा पूरे तरीके से संकट में पड़ जाएगी। चीन वेनेजुएला से तेल के जरिए अपने पुराने कर्ज की वसूली भी कर रहा था, जिसे अब अमेरिका ने रोक दिया है। दोस्तों, साथ ही बता दें बांग्लादेश का चुनाव कौन जीतेगा, सर्वे में BNP और जमात में किसको मिली बढ़त, क्यों है अपना भारत बेचैन। चलते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, बांग्लादेश में 12 फरवरी बोले तो परसों को चुनाव होने। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच है। हालांकि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों से ऐसे संकेत दिए हैं जो भारत की चुनौतियां बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी यानी IILD के एक सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडरशिप वाला अलायंस 44.1% वोटों के साथ रेस में सबसे आगे रहेगा। प्रोथोम ओलो की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश जमात इस्लामी की लीडरशिप वाली 11 पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल अलायंस को 43.9% वोट मिल सकते हैं। सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कुल वोट शेयर के मामले में सबसे आगे है, जबकि भारत विरोधी जमात की लीडरशिप वाला इलेक्टोरल अलायंस उन सीटों पर आगे है जहां जीत पक्की लग रही है। दोस्तों, सर्वे में आगे ये भी कहा गया है कि जमात के नेतृत्व वाला गठबंधन 105 सीटों से जीत सकता है, जबकि BNP की लीडरशिप वाला अलायंस 101 सीटें अपनी झोली में डाल सकता है। सर्वे से यह भी पता चला है कि दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच कम से कम 75 सीटों पर कांटे की टक्कर रहेगी। ऐसे में यही 75 सीट तय करेंगे कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनती है और किसे विपक्ष में बैठना पड़ेगा। दोस्तों, बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं। इनमें से 300 सदस्य सीधे लोगों के जरिए चुने जाते हैं। वहीं 50 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। हालांकि उनके लिए आम नागरिक मतदान नहीं करते, बल्कि चुनावों में 300 सीटें जीतने वाली पार्टियों को उनके अनुपात के हिसाब से महिला सांसदों को मनोनीत करने की शक्ति दे दी जाती है। हालांकि इसका नकारात्मक पहलू यह है कि बांग्लादेशी महिलाएं आम चुनाव ज्यादा संख्या में नहीं लड़ पाती हैं, जिससे आधी आबादी को नीति निर्धारण में उचित भागीदारी नहीं मिलती। ऐसे में एमिनेंस एसोसिएट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट यानी EASD के एक अलग सर्वे में BNP के नेतृत्व वाले अलायंस को बढ़त मिलते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, EASD के अनुसार BNP के नेतृत्व वाला अलायंस चुनाव में लगभग 208 सीटें जीत सकता है। सर्वे में बताया गया है कि जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले अलायंस को 46 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जातीय पार्टी 3 सीटें जीत सकती है। सर्वे में यह कहा गया है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को 4 सीटें मिलने की उम्मीद है और स्वतंत्र उम्मीदवार 17 सीटें जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें इंडियन चुनावी वादों का नकलची बांग्लादेश। दोस्तों, कैसे बता दें, बांग्लादेश में इस बार के चुनाव बेहद ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इसमें शेख हसीना के समय प्रतिबंध झेल चुकी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। इसमें इस्लामिक झुकाव वाली जमात है, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी BNP है और छात्र आंदोलन से उभर कर आई NCP है। जमात और NCP मिलकर चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, बता दें कि बांग्लादेश की पार्टियों ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ऐसे ऐसे वादे कर दिए हैं दोस्तों, जिससे आप इनको नकलची कहेंगे। इन पार्टियों के मैनिफेस्टो को जब नजर डालेंगे तो पता चलता है कि इसमें कई बड़े बड़े वादे भारत की कल्याणकारी योजनाओं से लिए गए हैं। बांग्लादेश की लगभग सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में भारत से कुछ ना कुछ जरूर लिया है, जिसमें किसान कल्याण, कौशल विकास और शिक्षा से जुड़े वादे शामिल हैं। BNP के मैनिफेस्टो की बात करें तो उसमें परिवार कार्ड, किसान कार्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, धार्मिक सद्भाव, निवेश नीति। वहीं अगर जमात इस्लामी के मैनिफेस्टो की बात करें तो अर्थव्यवस्था, युवा और महिलाएं, शासन, शिक्षा या स्वास्थ्य, विदेश नीति। NCP का मैनिफेस्टो की बात करें तो उसके मुख्य वादे
हैं सुधार, आर्थिक या नौकरियां, मतदान, उम्र, स्वास्थ्य या शिक्षा, महिलाएं, अल्पसंख्यक, परिवहन या पर्यावरण। ये सारे मुद्दे दोस्तों, इनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार भारत की ओर से लिए गए हैं, खास करके बीएनपी का मैनिफेस्टो जिसमें परिवार कार्ड, किसान कार्ड, ये सारे जो वादे किए जा रहे हैं दोस्तों, वो भारत के पार्टियों को देखकर लिया जा रहा है। जो भारत के पॉलिटिकल पार्टीज अपने चुनावी इलेक्शन में वादे करते हैं वही आपको बता दें। गाजा पर बजेगा इजराइल का बाजा, डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में रहेंगे पाकिस्तानी समेत 8 मुसलमान देश। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गाजा के मसले पर बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है और इसकी पहली मीटिंग 19 फरवरी को होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि इस बैठक में चर्चा होगी कि कैसे गाजा में विकास के काम दोबारा शुरू किए जाएं और वहां जंग समाप्त हो। इस बोर्ड में इजराइल भी सदस्य है, लेकिन उसे ही इसमें झटका भी लगता दिख रहा है। दरअसल मामला यह है कि वो पाकिस्तान को कभी भी तवज्जो नहीं देना चाहता, लेकिन इस बोर्ड में डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर पाकिस्तान के लिए पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। यही नहीं, तुर्की भी इसमें शामिल रहेगा, जो फलस्तीन के मसले पर खुलकर इजराइल का विरोधी रहा है। ऐसी स्थिति में यदि गाजा के भविष्य को लेकर बन रहे किसी प्लान में यदि शहबाज शरीफ शामिल होंगे तो यह इजराइल के लिए चिंता की बात होगी। वो पहले भी ये कह चुका है कि हम पाकिस्तान को शामिल नहीं करना चाहते, फिर भी उसकी एंट्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चिंता की बात है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ 18 फरवरी को ही वॉशिंगटन पहुंच जाएंगे और 19 को होने वाले समिट में हिस्सा लेंगे। ये आयोजन यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में होना है। इस बैठक में चर्चा होगी कि कैसे गाजा में जंग के बाद पुनर्निर्माण शुरू किया जाए। इस बैठक में कई देशों के नेता और कुछ अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट और हस्तियां भी इसमें रहेंगी। दोस्तों, इस मीटिंग में पाकिस्तान और तुर्की समेत कुल 8 मुसलमान देश शामिल होंगे। इनमें सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, कतर और यूएई जैसे देश शामिल होंगे। दरअसल इजराइल की चिंता यह है कि मीटिंग में शामिल सभी मुसलमान देश एकजुट होकर कोई स्टैंड ले सकते हैं, खासतौर पर सीज फायर के उल्लंघन को लेकर इजराइल पर कठिन शर्तें थोपे जाने का खतरा है। इसके अलावा कुछ गारंटी भी उससे ली जा सकती है। मुसलमान देशों का कहना है कि गाजा में पुनर्निर्माण और शांति तभी संभव है जब इजराइल के एक्शन पर कुछ लगाम लग सके। अमेरिका की ओर से कुल 22 देशों को बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें से ज्यादातर ने सहमति जताई है, लेकिन फ्रांस जैसे उसके मित्र देश ही दूरी बना रहे हैं। इसके अलावा भारत ने भी फिलहाल देखो और इंतजार करो की नीति अपना ली है। अब तक भारत की ओर से इसमें हिस्सा लेने की पुष्टि नहीं की गई है। माना यह जा रहा है कि भारत नहीं चाहता कि वो ऐसे किसी भी प्रयास में आगे दिखाई दे जिसे भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, क्या भारत का अब तक का फैसला सही है? क्या है आपकी राय दोस्तों? जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।